हाय स्टूडेंट्स, आई एम संतोष रास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th के फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है उसका अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम नंबर 1 देखने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। जब कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। पहली बात, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए जाते हैं उसका एक और एक ही इफेक्ट दिया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दे दो या बैलेंस शीट में दे दो, लेकिन इफेक्ट एक ही दिया जाना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आइटम्स दिए जाते हैं उनका इफेक्ट देते वक्त हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देना है या बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही देना है। डेबिट का इफेक्ट डेबिट साइड में ही जाना चाहिए। दो एक्सेप्शन है जो हमें याद रखने हैं। पहला एक्सेप्शन है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया जाता है। हमें लिखना कहा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करना पड़ता है। दूसरा एक्सेप्शन है बैड डेट्स। बैड डेट्स हमें कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखने पड़ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो भी आइटम दिए होते हैं उनका इफेक्ट हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही देना है। क्रेडिट का इफेक्ट क्रेडिट साइड में ही देना है। इसको भी दो एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन है परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, हमें उसका इफेक्ट देना होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस में से माइनस करके। दूसरा एक्सेप्शन है ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी दी जाती है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, लेकिन हमें वो ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी पड़ती है। सो ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट जाना चाहिए और डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट जाना चाहिए। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तो एडजस्टमेंट के हमें याद रख के मिनिमम 2 इफेक्ट्स देने हैं। एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट्स हमेशा देने हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें जो एक्सपेंसेस और इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ 12 मंथ्स के ही होने चाहिए। 12 मंथ से ज्यादा हो तो हमें एक माइनस करने हैं और 12 मंथ से कम दिए गए हो अगर एक्सपेंसेस या इनकम तो हमें जितने कम दिए हैं उतना ऐड करना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि हमें जो अकाउंटिंग करना है, हमें जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंसेस या इनकम रिकॉर्ड करने हैं वो सिर्फ 12 मंथ के ही होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्ट 12 मंथ्स के होने चाहिए। सो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम रीड करना है। रीड करके आपको 3 बातें जाननी है। पहली बात, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम जो हेडिंग लिखेंगे उसमें हमें पार्टनर्स का नाम देना है या बिजनेस का नाम दिया गया है। अगर बिजनेस का नाम प्रॉब्लम में दिया जाता है तो आंसर में भी हमें बिजनेस का नाम लिखना पड़ता है। ओके। दूसरी बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया गया है क्या? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया गया है तो नेट प्रॉफिट उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर नहीं दिया गया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और तीसरी बात, जो हम ये अकाउंट्स कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बैलेंस शीट कर रहे हैं, वो कौन सी डेट को तैयार करने हैं। ये तीनों बातें हमें ट्रायल बैलेंस के ऊपर वाले हिस्से से मिल जाती है। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम एकदम डिटेल में रीड करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो एडजस्टमेंट रीड करने हैं। एडजस्टमेंट रीड करने के 2 पर्पस है। पहला पर्पस कि वो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के किस आइटम को अफेक्ट कर रहा है उसको स्टार मार्क करना, ताकि उसका जो अमाउंट है हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इनर कॉलम में लिखे
और दूसरी बात हम उसका सीक्वेंस डिसाइड कर सके। क्या होता है ना, कभी कभी एडजस्टमेंट देते वक्त एडजस्टमेंट ऊपर नीचे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नंबर 5th दिया जाएगा और आरडीडी का एडजस्टमेंट नंबर 2nd दिया जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, आप जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे तो जिस सीक्वेंस से प्रॉब्लम में आपको एडजस्टमेंट दी गई है वो सीक्वेंस ही फॉलो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, जैसे डेटर का, अगर डेटर के ऊपर अगर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कुछ भी ऐड होता है वो पहले ऐड करते हैं, उसके बाद बैड डेट्स माइनस करते हैं और उसके बाद आरडीडी माइनस करते हैं। सो एडजस्टमेंट रीड करके दो चीजें हमें करनी है, एक तो स्टार मार्क करना है जिस जिस आइटम को अफेक्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट, और दूसरी बात हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है कि हमें किस सीक्वेंस में एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। ओके, चलो तो मैं फिर अभी आपको प्रॉब्लम रीड करके दिखाता हूं और फिर हम देखेंगे कि हमें किस किस पार्ट से कौन सा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मैं अभी सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का ऊपर वाला हिस्सा पढ़ने जा रहा हूं। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देखिए, पहले हमें पता चल गया कि अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो हमें नेट प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on date. बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से डेट का बनाना है, 31st मार्च 2019। और तीसरी बात, ये इंफॉर्मेशन में बिजनेस का नाम अलग से दिया नहीं गया है, तो जो पार्टनर का नाम है वही हम लोग हेडिंग में डालेंगे, मेसर्स अमित भाई एंड नरेंद्र भाई करके। ओके, अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। स्टॉक ऑन हैंड 31st मार्च वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। स्टॉक ऑन हैंड कितना है, 43,000। क्लोजिंग स्टॉक है ये, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के किसी भी आइटम को अफेक्ट करता नहीं है। ओके, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। हमारे गुड्स जिनका इंश्योरेंस हमने किया नहीं था वो चोरी हो गया, हमारा नुकसान हो गया है। ये भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के किसी भी आइटम को अफेक्ट करती नहीं है। तीसरी एडजस्टमेंट दी गई है, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आरडीडी 2% क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स के ऊपर स्टार करेंगे और एट द सेम टाइम हम लोग बैड डेट्स को भी स्टार करेंगे। एडजस्टमेंट को स्टार करते वक्त हमें दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, आइटम्स पे जितने एडजस्टमेंट आते हैं उतने स्टार वो आइटम्स को होने चाहिए। कभी कभी डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट भी आ सकती है, तो हमें 3 स्टार डेटर्स पे करने हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है ना, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के दो आइटम्स को अफेक्ट करती है। जैसे हमें अभी आरडीडी देखा, आरडीडी सन्ड्री डेटर्स को भी अफेक्ट करेगी, बैड डेट्स को भी अफेक्ट करेगी। जब एडजस्टमेंट 2 आइटम्स को अफेक्ट करती है तो दोनों आइटम्स को हमें याद से स्टार कर लेना है। ओके, सो तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ के हुई थी। फोर्थ एडजस्टमेंट, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ ₹500। पाटिल एक कस्टमर थे हमारे जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं और हमारे ₹500 वो दे नहीं पाए। मतलब क्या हुआ, डूब गए। बिजनेस में पैसा डूब जाना मतलब क्या है, बैड डेट्स हो जाना। सो जो एडजस्टमेंट नंबर 4 हो वो किस चीज की है, बैड डेट्स की है। अभी देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 है आरडीडी की और एडजस्टमेंट नंबर 4 है बैड डेट्स की। तो जैसे हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो हमें याद से देखना है कि सीक्वेंस क्या है। तो जब सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, 4 नंबर वाला एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे और 4 नंबर वाला एडजस्टमेंट के बाद हम लोग 3 नंबर वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेंट आउटस्टैंडिंग दिया है और सैलरीज। सो रेंट को एक स्टार करना है, सैलरीज को एक स्टार करना है। और छठा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500 एंड फर्नीचर बाय ₹1,800। ओके, सो डेप्रिसिएशन दिया गया है
फैक्ट्री बिल्डिंग को स्टार करना है, फर्नीचर को स्टार करना है। ओके, सो रीड करके हो गया, एडजस्टमेंट को स्टार करके हो गए, एडजस्टमेंट किस सीक्वेंस से सॉल्व करने हैं ये डिसाइड करके हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या करना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। जो आप हेडिंग लिखते हो वो हमें 3 लाइन में लिखना है। इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई पहली लाइन होनी चाहिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरी लाइन होनी चाहिए, और तीसरी लाइन होनी चाहिए फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ओके, 3 लाइन में हमें हेडिंग देना है। बैलेंस शीट का हेडिंग हमें 2 लाइन में देना है। इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहां पे मेरे यहां जगह की कमी की वजह से मैंने हेडिंग नहीं डाला हुआ है, डायरेक्ट पर्टिकुलर अमाउंट से शुरुआत की है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अभी मैंने जो पहली बताया था आपको, सभी चीजें वापस से याद करनी है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट जाता है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड को जो दिया गया है वो डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड को जो दिया गया है वो क्रेडिट साइड लिखना है, और जो कुछ भी एक्सपेंसेस हम बुक करने वाले हैं, इनकम हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो बस 12 मंथ का होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कैसे करना है, सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम्स दिए गए हैं वो सारे के सारे एक साथ लिख के लेने हैं, 1 by 1 1 by 1 1 by 1। ऐसे बीच में एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करने हैं। होता क्या है कि ऐसे अगर बीच में हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तो कभी कभी आइटम स्किप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का इफेक्ट लिख लेंगे। जिस जिस आइटम्स पे एडजस्टमेंट है उनका अमाउंट इनर पे जाएगा, और जिन पे एडजस्टमेंट नहीं है उनका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। और पूरा ट्रायल बैलेंस का आइटम इफेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे 1 by 1। सो ट्रायल बैलेंस के आइटम लिखने से पहले कुछ चीजें हमें फॉर्मेट की तौर पे लिख के रखनी होती है। अमाउंट नहीं लिखनी है, बस आइटम्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आपको सबसे पहले लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे लिखना है टू परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय सेल्स। कैपिटल अकाउंट जो हमने सेपरेट से प्रिपेयर किया है उधर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो लायबिलिटी साइड है वहां पे कैपिटल्स के बाद नाम पार्टनर के, अमित भाई, नरेंद्र भाई। ये बस लिखना है आइटम, अमाउंट कुछ भी नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 by 1 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो कुछ भी आइटम दिए गए हैं उनका पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहले दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, अपना एसेट है, तो उसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट लिखते वक्त मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखूंगा 2,80,000। ओके, नेक्स्ट आइटम दिया गया है फैक्ट्री बिल्डिंग। बिल्डिंग माने एसेट, सो वापस से ये आइटम का भी इफेक्ट कहा जाने वाला है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट लिखते वक्त हमें याद से अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट दिया गया है 75,000। ओके, तीसरा आइटम है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं, सन्ड्री डेटर्स होते हैं एसेट, इसलिए इसका भी इफेक्ट मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड को दूंगा। सन्ड्री डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, सो इसका भी
अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। और 2 एडजस्टमेंट है, इसलिए हमें डेटर्स के बाद मिनिमम 3 लाइंस गैप छोड़ना है और उसके बाद आगे वाला आइटम आए तो लिखना है। उसके बाद है परचेसेस। परचेसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जब भी आप परचेस के अमाउंट लिखने जा रहे हो तब याद से आपको देखना है कि क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, ये याद से देखना है। क्योंकि अगर क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दिए गए हैं तो परचेस का अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा, अगर नहीं दिए गए हैं तो आउटर कॉलम में जाएगा। फिलहाल अपने ये प्रॉब्लम में परचेस रिटर्न दिए गए हैं तो मैं परचेस का अमाउंट इनर कॉलम में डाल देता हूं 85,500। ओके, जो नेक्स्ट आइटम है बैड डेट्स। अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था पहले कि बैड डेट्स एक ऐसा आइटम है कि जो कभी कभी क्रेडिट साइड पे जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के। सो कैसे डिसाइड करना है, तो मैं आपको एक पहले से चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, एक बात सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्री डिटरमाइंड होके कुछ ऐसा फॉर्मेट विर्मेट मत लिखा करो। क्या होता है ना, कभी हम फॉर्मेट डेबिट साइड पे लिख देते हैं और अचानक से हमें पता चलता है कि यार हमें तो ये इफेक्ट क्रेडिट साइड में देना है, तो फिर हमें वो कट करना पड़ता है और फिर इट विल क्रिएट अ बैड इंपैक्ट। और जो हमारा टारगेट है कि 15 आउट ऑफ 15 लाना, तो अगर कट करते हैं, रफ करते हैं तो मुश्किल आ सकती है हमें। तो जब भी हमें बैड डेट्स का इफेक्ट देना है तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। आप बोलोगे कैसे डिसाइड करना है, हमें देखना है बैड डेट्स का टोटल बड़ा है। ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिए जाते हैं उसे ओल्ड बैड डेट्स बोला जाता है। सो ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट बड़ा है या जो क्रेडिट साइड में दी गई ओल्ड आरडीडी उसका अमाउंट बड़ा है। ओके, सो मैं देखता हूं बैड डेट्स का अमाउंट 500 है और आरडीडी का अमाउंट 2700 है, तो बाय ऑल मीन्स क्रेडिट साइड का आरडीडी है वो बड़ा है। लेकिन क्रेडिट साइड के आरडीडी का कंपैरिजन बस ओल्ड बैड डेट से नहीं करना है, आपको याद से क्या करना है, क्रेडिट साइड में जो ओल्ड आरडीडी दी जाती है उसका कंपैरिजन हमें ट्रायल बैलेंस के बैड डेट से, मतलब ओल्ड बैड डेट से, और एडजस्टमेंट में जो न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी दिए गए हैं इन तीनों से करना पड़ता है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, आप जब भी बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी का एडजस्टमेंट का इफेक्ट लिखना चाहते हो तो आपको पहले डिसाइड करना है कि कहां पे इफेक्ट जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी की अमाउंट देखनी है। अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दी नहीं गई हो, ओल्ड आरडीडी दी नहीं गई हो, तो श्योर शॉट आपके बैड डेट्स का इफेक्ट डेबिट में आ जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी दी गई हो तो आपको क्या करना है, वो ओल्ड आरडीडी का अमाउंट का कंपैरिजन आपको न्यू ओल्ड बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाले न्यू बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाले न्यू आरडीडी, इन तीनों के अमाउंट के साथ करना है। अगर तीनों के अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से छोटी आती है तो इफेक्ट हमें क्रेडिट साइड देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और अगर न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेट्स से तीनों का अमाउंट ओल्ड आरडीडी से बड़ा आता है तो इफेक्ट हमें देना पड़ता है डेबिट साइड। आया आपको समझ में? अगर ओल्ड आरडीडी की अमाउंट बड़ी है, किससे बड़ी, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, इन तीनों से बड़ी है तो इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड में। और ओल्ड आरडीडी की अमाउंट छोटी है, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी से छोटी है तो इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड में। हम एक एग्जांपल करते हैं। अभी हमें ढूंढना है कि इफेक्ट डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। तो पहले हमने देखा हुआ है कि ओल्ड आरडीडी के अमाउंट 2700 है। अभी हमें क्या करना है, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी का अमाउंट कितना आता है वो देख के फिर कंपेयर करना है। ओल्ड बैड डेट्स है 500, फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट में हमें न्यू बैड डेट्स दिए गए 500, सो 500 प्लस 500 हो गए 1000। और जो आरडीडी हमें 2% कैलकुलेट करने को बोला है वो आरडीडी है 564। सो तीनों मिला के हमारा टोटल आता है
1564, जो ओल्ड आरडीडी के अमाउंट है 2700 उससे कम है। सो ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी का अमाउंट कम है ओल्ड आरडीडी से, तो हमें इसका इफेक्ट पूरा जो दो ओल्ड आरडीडी, जो भी चार आइटम हमें लिखने हैं, ओल्ड आरडीडी, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, इन चारों चीजों का इफेक्ट अभी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सीक्वेंस क्या रखना होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय आरडीडी, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद उसके नीचे लिखना है ओल्ड आरडीडी। ओके, अभी मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा क्योंकि हम अभी फिलहाल हमारी डेबिट साइड चल रही है ट्रायल बैलेंस की, तो बीच में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसे सीक्वेंस वाइज आता है। उसमें से क्या किया जाता है, उसमें से ओल्ड बैड डेट्स माइनस किए जाते हैं। ओके, सो माइनस वाला अमाउंट उधर आ जाएगा, उसके नीचे में टोटल करूंगा, टोटल करके अमाउंट वापस से नीचे आएगा। उसमें और लेस क्या किया जाता है, उसमें न्यू बैड डेट्स, उसमें से न्यू बैड डेट्स लेस किए जाते हैं, तो उसका भी अमाउंट ये लिखता हूं। उसके बाद वो भी अमाउंट लिख के उसका टोटल यहां पे लिखा जाएगा, और सबसे आखिर में हम लोग क्या करेंगे, लेस न्यू आरडीडी लेस करेंगे, और लेस करके जो भी अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में जाएगी। फिलहाल हमारा क्या आइटम चल रहा है, ओल्ड बैड डेट्स, तो उसकी अमाउंट जो है 500 मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, होपफुली आपको डेबिट कब लिखना है और क्रेडिट कब लिखना है समझ में आ गया होगा। आगे का आइटम है सेल्स रिटर्न। ये दूसरा एक्सेप्शन है जो डेबिट को आता है लेकिन डेबिट में लिखा नहीं जाता है। सेल्स रिटर्न कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। ओके, कितना अमाउंट दिया गया है सेल्स रिटर्न का, 2200। ओके, नेक्स्ट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। जब भी परसेंट वाला कोई भी आपको वर्ड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिल जाए, चाहे वो बॉन्ड हो, इन्वेस्टमेंट हो, शेयर्स हो, कुछ भी हो, आपको याद रखना है वो एसेट ही होता है, और परसेंट आए तो इसका मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, तो डेटर्स को थोड़ी जगह छोड़ के मैं यहां पे लिखता हूं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। इस पे हिडन एडजस्टमेंट होते हुए भी मैं गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो असेट साइड में सेपरेटली लिखा जाता है। याद से आपको लिखना है सेपरेटली, इसके साथ इंक्लूड नहीं करना है। जब भी आपके 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस बनेंगे और आप ये अंदर लिखेंगे तो आपका 1 मार्क जाने वाला है। सो हमेशा इंटरेस्ट सेपरेट लिखना है। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। हम जब भी फॉरेन से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, उसे इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है। और प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 1800। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस। एडवोकेट वगैरह को जो चार्जेस पे किए जाते हैं, लीगल चार्जेस, इसका और प्रोडक्शन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखूंगा लीगल चार्जेस, अमाउंट है 2000। नेक्स्ट आइटम है मोटिव पावर। जो बड़े बड़े इंजिन टर्बाइंस रहते हैं कंपनी में, उसको रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है या स्टीम पावर यूज की जाती है, उसे मोटिव पावर कहा जाता है। ये दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो हमें इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हुए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। मोटिव पावर 12,000। सो इंपोर्ट ड्यूटी के नीचे मैं लिखूंगा 2
मोटिव पावर 12,000। आगे है वेयर हाउस रेंट। प्रोडक्शन होने के बाद हम जहां पे गुड्स रखते हैं, अगर हमारे पास जगह की कमी है, हम सारे गुड्स हमारे पास नहीं रख सकते, बाहर रखते हैं, तो उसे वेयर हाउस बोला जाता है। नॉर्मल टर्म्स में उसे गोडाउन भी बोला जाता है। तो वो गोडाउन का भाड़ा या वेयर हाउस का भाड़ा, वेयर हाउस रेंट। प्रोडक्शन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सेल से संबंधित है, तो हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। वेयर हाउस रेंट 1,800। वेयर हाउस रेंट के बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, वो दोनों भी एसेट है। तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड के नीचे लिखता हूं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का अमाउंट है 20,000, कैश एट बैंक का अमाउंट है 70,000। 20,000 एंड 70,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट जनरली सेल से संबंधित होता है। जब भी हम सेल करते हैं, प्रोडक्ट का सेल करना होता है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो वो खर्चा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो मैं लिखूंगा टू एडवर्टाइजमेंट। ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया गया है परचेज फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 January। ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम में 10,000। एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो ये इनर कॉलम में लिखा। उसके आगे है सैलरीज। सैलरीज के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। दोनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि बहुत बार आते हैं। टू सैलरीज अमाउंट है 3,800। एडजस्टमेंट होने की वजह से इनर कॉलम में अमाउंट लिखा गया। टू रेंट 1,500। ओके। आगे दिया गया है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से पार्टनर जो पैसे निकालते हैं उनको ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग कहां पे लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में, अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है। टू ड्राइंग्स अकाउंट करके आता है। वो पार्टनर के नाम के सामने उनका अमाउंट लिखेंगे। अमित भाई के 2,400 एंड नरेंद्र भाई के 3,200। ओके। नीचे दिया गया है फर्नीचर। फर्नीचर अपना एसेट है, तो फर्नीचर मैं एसेट साइड पे लिखता हूं। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 1,95,800। ओके। उसके आगे है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट है। बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स के अगेंस्ट जो पैसे आने वाले होते हैं उसे बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है। डेटर के जैसे रहते हैं वो, लेकिन डेटर मतलब क्या कि कोई हमें वो राइटिंग में नहीं देते हैं कि कब पैसे देंगे। और बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसे लोग जो हमसे गुड्स ले तो जाते हैं, लेकिन राइटिंग पे, बिल पे कमिट करते हैं कि कब पैसे देने वाले हैं। जो कमिट नहीं करते उनको डेटर्स बोला जाता है, और जो राइटिंग में कमिट करते हैं उनको बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है। लास्ट वन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या है? ये एसेट है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ओनर छोड़ के किसी का भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब क्या रहता है ना, कभी कभी अगर हम लोन लेते हैं हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, तो प्रॉपर्टी हमारे नाम रहती है, लेकिन बैंक का चार्ज उसके ऊपर रहता है। तो जब कभी प्रॉपर्टी पे किसका भी चार्ज नहीं होता है, ओनर का
फुल राइट रहता है उसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है वो खत्म कर दिया है। और आप देखेंगे कि जो कुछ भी लिखा गया है वो डेबिट साइड में लिखा गया है। और जो पहले बोला गया था कि दो एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन सेल्स रिटर्न एंड अनदर वाज ओल्ड बैड डेट्स, वो बस क्रेडिट साइड को आएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का आइटम का इफेक्ट देने जा रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल्स लिखेंगे। अमित भाई का है 3,50,000, मैं अमित भाई के नाम के नीचे लिखता हूं 3,50,000। नरेंद्र भाई के है 3 लाख। ओके, उसके बाद सेल्स है, सेल्स की फिगर है 1,80,000, 1,80,000। ये मैं यहां पे डायरेक्टली क्लोज कर देता हूं तो बाद में आसानी होगी। 1,80,000 में से 2,000 गए 1,78,000, उसमें से 200 गए 1,77,800 ये आ गए हमारे सेल्स। उसके बाद बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी है तो हम इसे लाइबिलिटी साइड रखेंगे। बिल्स पेबल अमाउंट दिया गया है 8,500। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा इनडायरेक्ट इनकम है तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय डिस्काउंट। ओके, अमाउंट है 1,200। उसके बाद है क्रेडिटर्स, वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आ जाएगी क्रेडिटर्स 38,500। इसके नीचे मैं लिखता हूं क्रेडिटर्स 38,500। उसके बाद दिया गया है आरडीडी, ओल्ड आरडीडी है ये, तो जहां पे हमने ये सीक्वेंस बना के रखा है इसमें सबसे पहले ओल्ड आरडीडी है, वहां पे अमाउंट डाल देता हूं 2,700। बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बैंक लोन, बैंक से कर्जा लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है मतलब वापस तो देना पड़ेगा, तो ये आएगी हमारी लाइबिलिटी। तो मैं यहां पे लग देता हूं बैंक लोन। ओके, बैंक लोन है 15,000। और सबसे लास्ट में है परचेस रिटर्न, जो क्रेडिट को दिया गया है लेकिन लिखा जाएगा डेबिट में, परचेस में से माइनस किया जाएगा, लेस परचेस रिटर्न। अमाउंट दी गई है 2,000। ओके, सो बाहर मैं ये भी क्लोज कर देता हूं 83,500 बाहर आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं गया है तो इसको डैश आ जाएगा। सो इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट का इफेक्ट डेबिट साइड को दिया, क्रेडिट का इफेक्ट क्रेडिट साइड को दिया, और ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स है उसका एक और बस एक ही इफेक्ट दिया। एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, जो इंटरनल एडजस्टमेंट दिए गए हैं उन्हें पहले सॉल्व करना है और उसके बाद हम लोग हिडन एक्सटर्नल एडजस्टमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले इंटरनल एडजस्टमेंट दी गई है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% दिए गए हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो हमें क्या समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है, तारीख दिया हुआ है परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब हमें पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने कब परचेस किया है, 1 अक्टूबर का परचेस किया है। इसका मतलब 1 अक्टूबर से मार्च तक जितने महीने होते हैं उतने ही महीनों का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितने महीनों का इंटरेस्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो मैं आपको अभी बोर्ड पे
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो फर्स्ट स्टेप रहेगा। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब कभी आपको इंटरेस्ट के ऊपर या डेप्रिसिएशन के ऊपर ऐसे डेट वाला एडजस्टमेंट आता है तो आपको हमेशा 2 स्टेप में इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। ओके, सो कितना अमाउंट दिया गया है गवर्नमेंट बॉन्ड का, 40,000। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 40,000। ओके, 40,000। इंटरेस्ट कितना निकलना है हमें, 10%। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय जितने परसेंट दिए गए हैं ऊपर और 100 नीचे। ओके, सो A0 इसके साथ कैंसिल करता हूं, A0 इसके साथ कैंसिल करता हूं, तो मेरा आंसर आ गया 4,000। दिस इज फर्स्ट स्टेप। हमारा पहले साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है 1 साल का, वो आ रहा है 4,000। लेकिन हमें एडजस्टमेंट में क्या बताया गया है कि हमने बॉन्ड 1 अक्टूबर को परचेस किए हैं, तो हमें बस 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो वो कैसे करेंगे, जो साल का इंटरेस्ट आया है 4,000 वो यहां पे लिखेंगे। जितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो मंथ्स आएंगे ऊपर और साल के 12 मंथ्स आएंगे नीचे, साल के 12 महीने आएंगे नीचे। सो हमने सेकेंड इक्वेशन में क्या किया, जितने महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है ऊपर लिखे और साल के 12 महीने नीचे लिखे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6 into 2 और इसको 2 मल्टीप्लाई, इसका आंसर आ गया 2000। सो हमें कितना इंटरेस्ट लिखना है एडजस्टमेंट में, 2000। ये जो हिडन एडजस्टमेंट है इसके 2 इफेक्ट जाएंगे। ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करके आया है इट इज एन इनडायरेक्ट इनकम, तो पहला इफेक्ट हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, वो आएंगे 2000। और दूसरा इफेक्ट सेपरेटली लिखा जाएगा एसेट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2000। सो जैसे ही अभी हमने एडजस्टमेंट सॉल्व करना शुरू किया, आप देखेंगे कि हमें 2 इफेक्ट लिखने पड़ रहे हैं और वो 2 इफेक्ट हम लोग साथ, वो दोनों भी इफेक्ट हमें साथ में लिखने हैं। ऐसे नहीं करना यार अभी पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस का लिखूं बाद में एसेट साइड का देखूं, वैसे नहीं चलेगा, भूल जाने की संभावना बन सकती है। सो पहला 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हो चुका है। दूसरा अगेन हिडन एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट। अभी यहां पे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, ब्रैकेट में ये दिया गया है फॉर 2 years with effect from 1st January 2019। सो अभी एक परेशानी बच्चों को होती है कि पहले समझना ये आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है या प्रीपेड का एडजस्टमेंट है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जब भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मंथ वर्ड आएगा, मंथ 10 मंथ 11 मंथ 9 मंथ ऐसे मंथ ब्रैकेट में आएगा, तो आपको समझ के जाना है कि समझ लेना है वो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है। और जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो ब्रैकेट दिया होगा उसमें ईयर्स आएंगे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, तो आपको समझ लेना है कि वो प्रीपेड का एडजस्टमेंट है। जब मंथ आएंगे तो आउटस्टैंडिंग रहता है, जब ईयर्स आएंगे तो प्रीपेड रहता है। तो ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये तो प्रीपेड का एडजस्टमेंट है, क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, फॉर 2 years। जैसे ईयर्स लिखा गया मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया है प्रीपेड का है। अब दूसरी बात है प्रीपेड का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको अभी बोर्ड पे सिखा देता हूं। कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया गया है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया गया है 10,000। ओके, 10,000। लेकिन वो क्या बोल रहा है, 10,000 खर्चा 2 साल के लिए है। और कब से किया गया है,
1 जनवरी से किया गया है, 1 जनवरी 2019। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें याद रखना है अकाउंटिंग कितने पीरियड का होता है, ओनली 12 मंथ्स का, और स्टार्ट कब होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक खत्म होता है। अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमने मार्च से ही किया, जनवरी से शुरू किया है, तो इस साल में कितना काउंट कर सकते हैं हम लोग, बस 3 महीने का, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है। तो इस साल में हमें कितना खर्चा रिकॉर्ड करना है, बस 3 महीने का, 3 महीने का खर्चा हमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। बाकी का जो खर्चा किया गया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, जिसे हम प्रीपेड बोलेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसका दूसरा इफेक्ट दे देंगे। तो इस साल का कितना खर्चा है, मैं अभी वो कैसे निकालना आपको बता देता हूं। 10,000 हमें लिखना है मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे अभी क्या करना है, हमें पहले देखना है कि इस साल में कितने महीनों का खर्च किया गया। जितने महीनों का खर्च इस साल में आता है वो महीने हमें पहले ऊपर लिखने हैं। हमने देखा कि तारीख दी गई है 1 जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीनों का बस इस साल में खर्चा हमें पकड़ना है, तो मैं वो 3 लिखूंगा ऊपर। ओके, 3 आएगा ऊपर। अब दूसरा क्या करना है, नीचे क्या करना है, नीचे हमें कितने साल का खर्चा दिया गया है वो साल का कन्वर्जन मंथ्स में करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे वो खर्चा किया गया है फॉर 2 ईयर्स, वो ये जो 2 ईयर्स है उसका हमें मंथ में कन्वर्जन करना है। 1 साल के महीने होते 12, 2 साल के होते 24। सो नीचे मैं लिखूंगा 24। मैं वापस से बताता हूं क्या किया है। जो खर्चा हमें 10,000 दिया है मैंने यहां पे लिख दिया, जिस तारीख से किया गया वो तारीख से मार्च तक महीने गिने मैंने, वो आए 3 जनवरी फरवरी मार्च, तो मैंने ऊपर लिख दिए। नीचे क्या लिखना है हमें, टोटल कितने साल का खर्चा किया गया है वो साल का हमें महीने लिखने हैं बस। यहां पे प्रॉब्लम में कितने साल दिए गए थे, 2 साल दिए गए थे, इसलिए मैंने 2 साल के महीने लिखे 24। अगर 3 दिए गए होते तो 36 लिखता, 4 दिए गए होते तो 48 लिखता। जितने साल दिए जाएंगे उसका कन्वर्जन मंथ्स में करके टोटल मंथ्स यहां पे आएंगे, और जितना हमें मंथ का खर्चा इस साल में पकड़ना है वो महीने हमारे ऊपर आएंगे। सिंपली क्या करना है, तारीख से मार्च महीने तक गिनना है, जो भी तारीख दी गई है, जो भी महीना दिया गया है उससे मार्च तक गिनना है। जितने महीने आएंगे हो जाएंगे ऊपर, और जितने इस साल का खर्चा किया गया है उसके जितने महीने आएंगे हो जाएंगे नीचे। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। मेरा आंसर आ गया 1250। ये जो आंसर आता है हमारा कैलकुलेशन करके, इसे हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम में 1250, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है। बस 3 महीने का खर्चा एडवर्टाइजमेंट का कितना आया 1250, 3 ही महीने का हमें लिखना है। पर प्रीपेड कैसे मिलेगा हमें, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा लेस प्रीपेड। अब क्या करेंगे, 10,000 में 1250 माइनस करेंगे, 10,000 में से 1250 माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 8750। 10,000 माइनस 8750, 1250 करंट ईयर का फिगर रहा, और ये रहा प्रीपेड। प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट कहां पे दिया जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। अब हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे हैं तो हर बार हमें 2 इफेक्ट देने ही है। ओके, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आंसर आएगा 8750। ओके, सो दोनों ही हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करके खत्म हुए हैं। अब हम एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट दिए जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। मैं यहां पे लिख देता हूं बाय क्लोजिंग
स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया गया है 43,000। एक इफेक्ट यहां पे लिख दिया, तुरंत मुझे दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक 43,000। ओके। दूसरा, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। क्या हुआ है, हमारे पास 8,000 के गुड्स थे जिनका इंश्योरेंस निकाला नहीं था और वो चोरी हो गए। इंश्योरेंस निकाला नहीं और चोरी हो गई, इसका मतलब क्या, पूरे 8,000 के जो गुड्स थे वो चले गए, मतलब 8,000 का नुकसान हो गया टोटल। क्यों नुकसान हो गया, इंश्योरेंस ही नहीं था। इंश्योरेंस अगर होता तो कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देती तो बच जाते हम लोग, लेकिन इंश्योरेंस ही नहीं था, क्योंकि वर्डिंग क्या है, अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड इस वर्ड का मतलब है जिसका इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे गुड्स जिसका इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे गुड्स चोरी हो गए तो पूरा की पूरा नुकसान हो गया। ये एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट जाएंगे। पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी, स्टोलन। ओके, बाय लॉस बाय थेफ्ट। कितना हुआ है लॉस, हमारा लॉस बाय थेफ्ट 8,000 हुआ है। और ये हुआ पहला इफेक्ट, हमारे से गुड्स चले गए, इसलिए ट्रेडिंग साइड पे आ गया। वस्तु तो गई, वस्तुएं गई हमारे पास से। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ नुकसान भी हो गया। नुकसान कहां पे लिखते हैं हम लोग, नुकसान हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो यहां पे लिखूंगा मैं टू लॉस बाय थेफ्ट। हमारा लॉस हो चुका है 8,000 का, गुड्स वेर स्टोलन। इस तरह एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं। जैसे पहले हमें डिस्कस किया था कि एडजस्टमेंट नंबर 4 हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद 3 पे आएंगे, क्योंकि फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है बैड डेट्स का और थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो आरडीडी का। पहले बैड डेट्स का एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ता है और उसके बाद ही आरडीडी का कैलकुलेट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, अगर आरडीडी पहले कैलकुलेट किए तो परसेंटेज गलत आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। इसलिए पहले बैड डेट्स का कैलकुलेशन करेंगे, वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे और उसके बाद आरडीडी का। सो बैड डेट्स का पहला इफेक्ट कहा जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स में से लेस होते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा न्यू बैड डेट्स। कितने न्यू बैड डेट्स है 500। सो मेरा यहां पे आंसर आ गया 28,200। बैड डेट्स का एक इफेक्ट यहां पे गया। दूसरा इफेक्ट हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ओल्ड आरडीडी ज्यादा आई थी तो सारे इफेक्ट हमारे क्रेडिट साइड में जा रहे हैं। तो यहां पे मैं पहले इसका आंसर लिखता हूं 2200, वहां उसमें से मैं 500 वापस माइनस करता हूं, यहां पे आ जाएंगे 1700, 1700। अभी हमें क्या करना है, अभी कैलकुलेट करना है आरडीडी। मैं यहां पे लिखता हूं लेस न्यू आरडीडी, न्यू मैंने शॉर्ट में लिखा है। आरडीडी कितना परसेंट है 2% है, तो हमें कैलकुलेट करना है। आरडीडी कैलकुलेट करते वक्त ध्यान में एक चीज रखनी है, ओरिजिनल डेटर के अमाउंट पे आरडीडी नहीं कैलकुलेट करनी है। बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पे हमेशा आरडीडी कैलकुलेट करते हैं। बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पे हमेशा आरडीडी कैलकुलेट की जाती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 28,200 मल्टीप्लाइड बाई 2, जितने परसेंटेज दिए गए हैं ऊपर, 100 नीचे। ए 0 इसके साथ कैंसिल, ए इसके साथ कैंसिल, 282 मल्टीप्लाइड बाई 2, 564। ये मेरा आंसर हुआ आरडीडी का। कितना आया 564। तो मैं यहां पे लिखता हूं 564। इसका टोटल मैं बाहर लिख देता हूं, ओके। आंसर आया 27,636। ओके।
आरडीडी का दूसरा इफेक्ट हमें कहा देना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे 564। इसका भी टोटल मैं बाहर कर लेता हूं, 1136 इसका टोटल बाहर आया। सो इस तरह से चौथा भी एडजस्टमेंट करके हो गया। पार्टी लवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, वो था बैड डेट्स का, और ये आरडीडी वाला। फिफ्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस हमें अभी देना है। आउटस्टैंडिंग वर्ड जैसे ही आता है, वो इनकम का एडजस्टमेंट हो या एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हो, आउटस्टैंडिंग वर्ड जैसे ही आता है आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग मींस ऐड। जैसे ही आउटस्टैंडिंग दिखा एडजस्टमेंट में, आपको दिमाग में डालना है कि बस हमें ऐड करना है, चाहे इफेक्ट ट्रेडिंग में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, चाहे जहां जाए, ऐड करना है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देना बाकी। हमारा देना बाकी कहां पे लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटी में। सो पहला इफेक्ट ऐड में आएगा, जो कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया है उसमें ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड। तो यहां पे पहले दिया गया है रेंट आउटस्टैंडिंग 800, मैं यहां पे लिखता हूं ऐड आउटस्टैंडिंग 800, टोटल हो गया वो 2300। इसका तुरंत दूसरा इफेक्ट देना है आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है 800। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 300, मैं यहां पे लिख देता हूं ऐड आउटस्टैंडिंग 300 है, तो टोटल आ गया मेरा 4100। इसका भी तुरंत दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। ओके, लास्ट वन एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे डालना है और फर्नीचर पे। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, वैल्यू कम करना, वैल्यू कम की जाती है, और वैल्यू कम होना मतलब क्या, लॉस। सो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन डालना है उसमें से उतनी वैल्यू कम की जाती है, और वैल्यू कम होना मतलब अपना लॉस होना, उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो पहला मैं देखूंगा फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन डालना है 2500, में लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना 2500, बाहर आएगा 72,500। वैल्यू कम होना मतलब हमारा लॉस हो गया, तो हम यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। दो अमाउंट है इसलिए मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूं, फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, और नेक्स्ट वाला फर्नीचर, यहां पे लिखता हूं लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे है 1800, आउटर में आएगा 1,94,000। ओके, और उसका दूसरा इफेक्ट मुझे वापस से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे देना है, क्योंकि लॉस हुआ है हमारा। फर्नीचर 1800, दोनों मिला के हो गए 4,300। सो हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करके हुए हैं। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद वापस से चेक करना है, जिस जिस आइटम को स्टार किए हैं उस पे उतने एडजस्टमेंट किए गए हैं नहीं, वो क्रॉस चेक करने के बाद ही फाइनल टैली के लिए जाना है। जैसे डेटर्स और बैड डेट्स पे दो दो एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स पे दो हो गए हैं, इस पे हो गए हैं। उसके बाद 10% गवर्नमेंट बॉन्ड डिस्काउंट, गवर्नमेंट बॉन्ड का इधर निकाला गया है, इधर लिखा गया है। एडवर्टाइजमेंट के प्रीपेड
इधर माइनस किया गया है, इधर माइनस किया गया है। स्टॉक इधर लिखा गया है, उधर लिखा गया है। अनइंश्योर्ड गुड 8000 इधर है, लॉस बाय 30 इधर है। ऐसे आपको हर एक एडजस्टमेंट का क्रॉस चेक करना है और उसके बाद ही आपको टैली के लिए जाना है। नहीं तो एक भी इफेक्ट अगर रह जाता है तो पूरा टैली करने के बाद में पता चलता है यार कहा तो रह गया और एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। सो पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि सब कुछ लिखा है सही सही से और फिर टैली करना है। टैली करने के वक्त क्या करना है, पहले हमें देखना है कि क्रेडिट का टोटल बड़ा है या डेबिट का टोटल बड़ा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। जिस साइड का टोटल बड़ा है वो हमें नीचे लिखना है। नीचे लिखते वक्त हमें टोटल करते वक्त क्या ध्यान लिखना है, ऊपर एक लाइन होनी चाहिए, नीचे 2 लाइन होनी चाहिए। मैं इसका टोटल लिखता हूं, आप बुक पे कीजिए। मैंने इसका टोटल किया हुआ है तो डायरेक्टली अमाउंट में डाल देता हूं, तो थोड़ा अपना टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसका टोटल आ रहा है 2,28,800 टोटल हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का जो कुछ भी टोटल आता है वो इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको नोटबुक में कैलकुलेट करना है। कैरी डाउन ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,31,500। ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा इफेक्ट दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। यहां पे मैं लिखता हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन B/D, यहाँ पे C/D, यहाँ पे B/D, अमाउंट आएगा 1,31,500। सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। देखेंगे कौन सी साइड मोटी है, बड़ी है। अगेंस्ट डेबिट साइड छोटी है और क्रेडिट साइड बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड में लिख देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,35,836। 1,35,836। इसमें से क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब टोटल है। इनका डेबिट साइड का टोटल करके इसमें से माइनस कर देना है और जो कुछ भी आएगा आंसर उसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है, इसे इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,12,086। 1,12,086। ओके, सो यहां पे ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में नाम लिख देता हूं मैं, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। हमें क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर रेशियो दिया गया है तो रेशियो में, नहीं दिया गया है तो इक्वली। तो रेशियो दिया गया है, रेशियो भी क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1। हम क्या करेंगे, 1 + 1 करेंगे 2, और जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 1,12,086 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर क्या आ गया, 56,043। 56,043 रुपीज हर एक को आएंगे। अमित भाई को आएंगे, नरेंद्र भाई को आएंगे। 56,043। 56,043।
जब नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को लिखा जाता है तो दूसरा इफेक्ट आता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,043 56,043 वापस इसकी टोटल हम लोग करेंगे अभी। अमित भाई क्या आएंगे 4,06,043 4,06,043 और इनके आएंगे 356,043। यही यहां पे लिखेंगे। $4,06,043 3,56,043। ये जो नीचे की दी गई टोटल है इसमें से ऊपर वाले जो ड्राइंग्स है वो माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। सो 4,06,043 में से 2,400 माइनस करने के बाद आंसर आएगा 403,643 एंड नरेंद्र भाई का आएगा 352,843। वही कैपिटल में लिखा जाएगा 403,643 एंड 352,843। अब बैलेंस शीट टैली करेंगे। बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल सेम होगा, वो है 8,19,586 8,19,586। सो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके हो गया। जो कुछ भी टोटल का मैंने आपको बताया था कि वो आपको नोटबुक में करना है। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने बोर्ड पे आपको टोटल करके नहीं दिए है। होपफुली आपके फर्स्ट प्रॉब्लम के जो कुछ भी क्वेरीज होंगे वो रिजॉल्व हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।